हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज चतुर्वेदी है। मैं आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं इस टाइम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने दिसंबर 2019 में एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली यूजीसी नेट एग्ज़ाम को 98.92 परसेंटाइल के साथ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म से आप सभी के बीच यूजीसी नेट जेआरएफ की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। इसमें मैं सबसे पहले आपको इसके पैटर्न के बारे में बताऊंगा। इसके बाद पेपर 1 या जनरल पेपर की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, अगर हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो ये एग्ज़ाम एनटीए साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, जून में और दिसंबर में। ये एग्ज़ाम टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स का जनरल पेपर होता है और 200 मार्क्स का हमारा ऑप्शनल पेपर होता है। अब हम आते हैं इस बात पर कि हमें ये एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना चाहिए। ये एग्ज़ाम हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एक प्रायर एलिजिबिलिटी के तौर पे होता है। सेकंड थिंग, ये अगर आप इसके थ्रू जेआरएफ निकालते हैं तो आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में एज ए जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक हैंडसम नियर अबाउट 35,000 का स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में ही अपने। अब मैं पेपर 1 की बात करता हूँ। पेपर 1 बेसिकली मैंने सिर्फ यूट्यूब से तैयार किया हुआ था। चूँकि मैंने इस एग्ज़ाम को 15 नवंबर के आसपास तैयार किया, इसलिए मेरे पास काफ़ी कम समय था, मुश्किल से 15 या 20 दिन थे। तो मैंने इसके लिए कोई बुक नहीं रेफ़र की, क्योंकि उतने टाइम में कोई बुक रेफ़र करना न तो सही होता और न ही मैं उसको अच्छे से पढ़ पाता। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सिलेबस, कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसकी तैयारी के लिए आपको सिलेबस को प्रिंट करा के उसको हैंडी रखना चाहिए। आपको सिलेबस का एक एक पार्ट आपको याद होना चाहिए। बेसिकली याद का मतलब रटना नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये पार्ट एग्ज़ाम में आने वाला है। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको सबसे पहले इकट्ठा करना है इस एग्ज़ाम के लिए। और सिलेबस और प्रीवियस ईयर देखने के बाद फिर हम आएंगे कि जनरल पेपर में जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के पार्ट्स कैसे तैयारी करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने यूट्यूब से ही इसकी तैयारी की थी। तो एक चैनल है डायनेमिक स्टडी, इसमें शिप्रा मैम पढ़ाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने उन्हीं के लेक्चर्स देखे थे, उन्हीं के जो भी फाउंडेशन कोर्स थे। फाउंडेशन कोर्स का मतलब कि जो डिटेल्ड वीडियोस थे, जो कि 10-12 पार्ट में होते थे हर यूनिट वाइज। इसके अलावा उनके क्रैश कोर्स जो 15 पार्ट्स में थे, या फिर एक रिवीजन कोर्स भी उनका था। सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप भी चेक कर सकते हैं उसको। तो मैंने उससे ही तैयारी की थी। इसके अलावा इसी चैनल से मैंने जो इसके क्विज़ कराती हैं मैम, या जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं उसको भी पढ़ाई की थी उसको भी। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो स्टडी भारत हो गया, या सक्सेस विद मुकेश गोयल, ऐसा कुछ कोई चैनल है। अब बहुत सारे चैनल हैं, अब किन्हीं को फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी एक का इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन किसी को भी फॉलो करने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, सारे वीडियोज़ को चेक करें और अपने सिलेबस से मैच करें कि क्या इस एजुकेटर ने हमारे सिलेबस को पूरी तरह कवर किया हुआ है। अगर उसने कुछ पार्ट छोड़ दिया है तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि उसे आप फॉलो करें। ऐसे ही एजुकेटर को फॉलो करें जिसने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं, आप अगर यूट्यूब पर देखने जाते हैं तो कई सारे ऐसे चैनल होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ाए रहेंगे और इसके बाद आपसे अपने पेड कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जितने भी दुनिया के सबसे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा फ्री में अवेलेबल होते हैं। अब बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं, हवा हो गई, पानी हो गई। तो यूट्यूब पर भी जो सबसे अच्छे लेक्चर्स हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल हैं। बेसिकली आपको बस समझ में आना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ चुके हैं तो आप इतने ऑब्वियसली समझदार हो चुके हैं कि आप समझ सकते हैं नॉर्मली। किसी भी तरीके से कहीं भी कोई पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप सबसे बढ़िया होती है केवीएस मदान सर की बुक, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम वालों के लिए उपकार की बुक होती है,
इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों में अरिहंत की भी बुक आती है, लेकिन बुक से अच्छा रहेगा कि आप सिर्फ अपना सिलेबस देखें और सिलेबस में को देखकर आप किसी एक एजुकेटर के वीडियोस देखें और उससे नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नोट्स से मतलब होना चाहिए। आप नोट्स को रिवाइज़ करें बार बार और किसी भी चीज़ पर मत फोकस करें। इसके अलावा पेपर 1 में 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरी पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट्स होता है। थ्योरी पार्ट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन वगैरह वगैरह होते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट्स की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और इस टाइप से पार्ट्स होते हैं। तो आपको हमेशा अपनी प्रिपरेशन थ्योरेटिकल पार्ट से शुरू करनी चाहिए। आप किसी के भी लेक्चर्स देखें, उनको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें। जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो आप रिलेट करें कि जब आप स्टूडेंट थे तो क्या ऐसे होता था, या अगर आप टीचर बनते हैं तो आप क्या ऐसे करेंगे, तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। ये सारी चीज़ें बुक से उतनी अच्छी समझ में नहीं आती हैं। ये मेरा तरीका था। अगर आपको ज़्यादा समझ बुक से आता है तो आप बुक को ही रेफ़र करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब बात करते हैं हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है इस सिलेबस का, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश कम्प्रिहेंसन हो गया। तो अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कठिन नहीं होता है और 10th लेवल के ही सारे होते हैं, तो कोई ख़ास बुक रिसोर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर करके देख लीजिएगा आप। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप कहीं फंस रहे हैं तो उस स्पेसिफिक टॉपिक को ही बस कहीं लेक्चर से देख लीजिएगा और ख़ास समय उसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बोला कि पेपर 1 ज़्यादा कॉमन सेंस बेस्ड है। इसमें अगर कॉमन सेंस है आपके पास तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बिना पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर करने के बाद ही ज्वाइन करें। एंड सेकेंड थिंग, वो आप प्रेफर करें कि ऑनलाइन उस टेस्ट को दें, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम में आपके सामने घड़ी चलती होती है, तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम देना होता है। जब मैं देने गया था तो मैंने इससे पहले कभी भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं सॉल्व किए थे, तो इस वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन गलती भी हो गए थे। जो मेरा अप्रोच था ऑफलाइन पेपर पे सॉल्व करने का, सर्कल करके, अंडरलाइन करके, सही गलत करके, तो मुझे वहाँ पर दिक्कत हो गई थी। तो इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है तो आप प्रेफर करें कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप बहुत पहले चले जाएँ। 2004 से लेकर 2015 तक आप कर सकते हैं, जहाँ तक अवेलेबल हो। मुझे नहीं पता, शायद 17 या 18 तक अवेलेबल है। मैंने पर्सनली कुछ नहीं किया था तो मेरे पास समय नहीं था उतना। मैं मुश्किल से 15 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू किया था, तो न तो मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर करना चाहिए आपको सॉल्व, क्योंकि वहाँ पर मुझसे गलतियाँ हुई थी और जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप करें उसको। इसके अलावा एक बात और है, जनरल पेपर में कई सारे जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं। करंट अफेयर जहाँ तक इसका आता है लास्ट में, जैसे कि हायर एजुकेशन हो गया और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हो गए हैं, इनमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेली हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं लास्ट में और उसी से आपका काम हो सकता है। सेकेंड थिंग ये कि आपको पेपर 1 में जो नए टॉपिक्स शामिल किए गए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक एक नया टॉपिक था, मैंने ये मिस कर दिया था और इसी वजह से इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, जबकि ये बहुत टफ़ नहीं है। आप कोशिश करें कि इसको हिंदी में ही पढ़ें। इसको इंग्लिश में पढ़ने से मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, तो आप इसको अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ें। आप जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, आपको कोशिश करनी चाहिए कि पेपर 1 में आपका टारगेट 80+ का हो, क्योंकि पेपर 1 में आप ला सकते हैं। पेपर 1 ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पेपर 1 में ही प्रॉब्लम होती है, उनका 25-30 मार्क्स होते हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके भी ऐसे ही मार्क्स आते थे। लेकिन पेपर 1 अगर आपका अच्छा है तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि आपका नेट तो हो ही जाएगा। और JRF अच्छा करना है तो पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी अच्छा होना चाहिए। पेपर 1 में अगर आपके 80 मार्क्स आ जा रहे हैं तो अगर मैं जनरल का एग्जांपल लेता हूँ तो जनरल की मेरिट मैक्सिमम 200 मार्क्स के आसपास जाती है। तो आपको पेपर 2 में 120 मार्क्स यानी कि 60 राइट क्वेश्चंस करने होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको पहले ये देख लेना होगा कि आप किस में बढ़िया हैं। अगर पेपर 1 बढ़िया है
तो आप पेपर 1 को पहले कर सकते हैं और मॉक्स देकर आप टाइम देख सकते हैं कि आप कितने देर में करते हैं। अगर किसी की ज़्यादा अच्छी है तो 15 मिनट्स में कर सकता है, कोई 1 आवर में, कोई 1 आवर से ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल एग्ज़ाम में एक सीटिंग में ही दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे पेपर छीन लिया जाएगा। पेपर 2 बहुत लोग जल्दी करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको आप सीधे कर सकते हैं। तो इसलिए पेपर 1 में अगर ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इस बात का ध्यान रहे कि अगर मैं किसी भी चैनल को शो कर रहा हूँ कि हाँ आप उससे फॉलो कर सकते हैं, तो आप फेथफुली उससे फॉलो करें। इसके अलावा फिर आप कोई चीज़ ना सोचें, और लास्ट एग्ज़ाम में ये मैं श्योर कराता हूँ कि सब आप सही कर सकते हैं। अब मैं पेपर 2 की स्टडी डिस्कस करूँगा आपसे। पेपर 2 में भी 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में से सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज हो गए, इसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर, फिर इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एड, और कई सारे नए टॉपिक है, जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड जो भी है आगे। तो आपको सबसे पहले काम ये करना होता है कि इसके सिलेबस को आप देखें, और सिलेबस को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो आप लेने को तो बहुत पहले से ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ पिछले 4 अटैम्प्ट के, यानी कि जुलाई 2018, दिसंबर 2018, जून 19 एंड दिसंबर 19, तो सिर्फ 4 बार की पेपर को ही आप देखें, और उन 400 क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, बार बार देखें, तो आपको कोई ये इंश्योर हो पाए कि क्वेश्चंस ज़्यादा कहाँ से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस जगह से थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, कि कहाँ से राइटर पूछे जा रहे हैं, कहाँ से थिंकर्स पूछे जा रहे हैं, etc। अब मैं आता हूँ यूनिट वाइज। तो सबसे पहला यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज़। तो थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज़ के लिए कई सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, बट मैं उनमें से कुछ को ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम चैनल्स या तो वो कंप्लीट नहीं करते हैं या फिर सही से नहीं उसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक चैनल है स्टार कॉन्सेप्ट्स, तो उसके वीडियोस या स्टडी आईक्यू के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मैं बस थ्योरी और आइडियोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इनमें आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उस पर समरी बना सकते हैं, और समरी बनाने के बाद आप ये नोट कर सकते हैं कि इनसे रिलेटेड थिंकर्स कौन कौन से, इनसे रिलेटेड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके वर्क्स कौन कौन से हैं, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से आते हैं कि इसमें कौन सा थिंकर रिलेटेड है। तो थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज़ में भी आप ज़्यादा फोकस करें जो बाद में शामिल हुए हैं सिलेबस में, जो नए नए हैं, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज़म हो गया, फेमिनिज़म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फेमिनिज़म आपको आइडियोलॉजीज़ में भी करना है। फेमिनिज़म आपको पेपर 2 के यूनिट 2 में है, जिसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हो गई, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में रमाबाई हो गई। तो फेमिनिस्ट थिंकर को आपको ज़रूर करना है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है कि आएगा, 3 यूनिट से आएगा। पोस्ट मॉडर्निज़म हो गया, मल्टीकल्चरलिज्म, इन सब पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, बजाय लिबरलिज़म, रियलिज़म, इनसे थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो जस्टिस से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और जस्टिस में भी जो माइकल सैंडल वगैरह हो गए हैं, तो रॉल्स की थ्योरी हो गई, इन सभी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी को देखने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इस सिंपल से एग्ज़ाम के लिए जितनी भी कोचिंग्स होती हैं, चाहे ऑनलाइन हो जाए चाहे ऑफलाइन हो जाए, वो सिर्फ कॉम्प्लिकेट बनाती हैं। और आपको, अगर आप उनको देखते हैं, उनके लेक्चर्स को, तो अपने आप में कंफ्यूज हो जाता। मैं तो पर्सनली कंफ्यूज हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो नॉर्मल सी चीज़ को भी इतना कंफ्यूजिंग कर देते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूशन के हेल्प के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना आप फोकस सिलेबस पर रखिएगा कि सिलेबस में क्या है, और सिलेबस के टॉपिक्स को मुझे तैयार करना है। उसके टॉपिक को तैयार करके मुझे नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने का एक ही तरीका है, हम उस चीज़ पर नोट्स बनाएं जो एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जानने के लिए हमें देखना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और सिर्फ उन्हीं से हम बनाते हैं अपने नोट्स।
अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट पे, जो है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आपके प्लेटो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि प्लेटो से हर साल 1-2 क्वेश्चन, इस साल तो 3 क्वेश्चन आया था इस बार में, तो प्लेटो हो गए। इसके अलावा अरिस्टोटल, मैकियावेली से भी क्वेश्चन आते हैं, अरिस्टोटल और मैकियावेली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आया हुआ था। मैंने पहले ही बोला फेमिनिस्ट थिंकर कहीं भी हो उनको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, हॉब्स लॉ, रूसो से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। इन सभी थिंकर्स के बारे में आपको 3 चीज़ जाननी है। पहला, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या था, उनकी शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री क्या है। जैसे मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जर्मनी से थे, फिर यहाँ कहाँ गए, कैसे गए। प्लेटो की बात करें तो उन्होंने किससे डिबेट की, उनके ऊपर किस चीज़ का असर हुआ, ये सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, इंडक्टिव मेथड था, डिडक्टिव मेथड था, इस बात पर फोकस करेंगे। थर्ड थिंग, उनकी बुक्स क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। एंड फोर्थ थिंग, उन्होंने कौन कौन से थ्योरीज दी हैं। ज़्यादा डिटेल में किसी भी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपको किसी भी बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ। मैं गिनाने को हर यूनिट की एक मोटी मोटी बुक्स गिना सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होंगी आपकी, और उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। जितना आप टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। इसीलिए आपको सिर्फ थिंकर को सर्च करना है यूट्यूब पर, और आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ कौन सा टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, और जो एक ही टीचर को फॉलो करिएगा आप हर थिंकर्स के लिए। इसके बाद मैं आता हूँ यूनिट 3 पर, ये जो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में कई सारे थिंकर्स नए नए ऐड हुए हैं। जो नए थिंकर्स ऐड हुए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप, क्योंकि उनसे डायरेक्ट और एकदम ईजी क्वेश्चंस आते हैं। आप जो प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं आप, कि जो क्वेश्चंस आए हैं बस उनका आप नाम सर्च करिए विकीपीडिया पर, तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि नए थिंकर्स पे हम को तैयार करें। उनके वर्क्स क्या थे, उनके नॉर्मल लाइफ पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जब आप उनकी लाइफ को पढ़ते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ में उनको पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में उनसे डायरेक्ट न पूछा हो, लेकिन आप रिलेट करके उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि हाँ उन्होंने ये बुक लिखी थी, और कहीं मैच द फॉलोइंग में आ गया, तो हो सकता है कि आपको बाकी तीनों की बुक्स नहीं पता हो, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ इन्होंने तो 4 बुक लिखी है और इसमें से एक बुक नहीं लिखी हुई है, तो आप वहाँ पर एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में अंग वाला क्वेश्चन आया था, 27 निकायस जो हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आए थे, तो मैंने खुद ऐसे ही बस पढ़ाई की थी। और अगर आपको बुक लेनी है तो सिर्फ मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा हिंदी मीडियम के लिए। राजेश मिश्रा सर की बुक है, और मैंने इंग्लिश मीडियम में तैयारी की थी, इस वजह से मैंने अरिहंत ली थी, क्योंकि राजेश मिश्रा सर की बुक कंपेरेटिवली अच्छी है, लेकिन वो हिंदी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। अरिहंत की बुक काफ़ी कॉन्साइज है, उसने यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, और काफ़ी शॉर्ट में उसने कवर किया हुआ है। अब अरिहंत की बुक एक बार पढ़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उसने प्रीवियस और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं सारे टॉपिक से। जैसे आप लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस पढ़ते हैं, तो पिछले आई थिंक 2015 से, मतलब जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 4-5 साल में, उसने वहाँ पर उसको दिया हुआ है पीछे। इसके अलावा हर टॉपिक से अलग से 50 to 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी ठीक ठाक वो पर्याप्त रहेगी। इसके अलावा अरिहंत से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और IR भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आपको सारा कुछ उसी से पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको सबसे पहले निकालना चाहिए कि इस सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन्ड है उनसे रिलेटेड थिंकर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन थिंकर्स से ही होते हैं। डेविड ईस्टन हो गया जिनकी सिस्टम थ्योरी थी, तो ऐसे ही आप बस थिंकर्स को सर्च करिए, थिंकर्स ने कौन सी बुक लिखी हुई है, किसने कौन सी थ्योरी दी, और इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, और इसके लिए प्रीवियस ईयर इज़ द बेस्ट सोर्स। IR की भी बात करें तो IR में भी सेम ही अप्रोच है कि रियलिस्ट हो गया, आइडियलिस्ट हो गया, तो इनसे कौन से थिंकर किस स्कूल से रिलेटेड हैं और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। कभी कभार बुक्स की क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं, तो आप जब तैयार करेंगे तो हर टॉपिक से रिलेटेड बुक्स को आप नोट डाउन करेंगे। जैसे कि फेमिनिज़म आपने पढ़ा, तो फेमिनिज़म से रिलेटेड कौन कौन सी बुक हैं,
ठीक है। इसमें लॉ या रूसो ने भी कोई बुक लिखी हुई थी, तो आप और बाकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं ही, तो आप सारी बुक्स को देख सकते हैं। और थिंकर्स के क्रिटिक्स को भी पढ़ना होता है, जैसे कि कार्ल पॉपर बोलते हैं कि प्लेटो वाज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, तो इस टाइप से तो आप उन थिंकर्स के क्रिटिक्स को भी पढ़ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप टॉपिक वाइज थिंकर्स और उनके बुक्स को नोट करें। अब हम आते हैं इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन पर। जो लोग इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो लोग लक्ष्मीकांत सर की बुक ज़रूर पढ़ते हैं। तो इसके लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक अच्छी है, लेकिन अगर आपको उतना नहीं पढ़ना है या फिर आप सिर्फ इन्हीं एग्ज़ाम्स पर फोकस कर रहे हैं, तो अरिहंत या राजेश मिश्रा सर में भी उसमें ठीक ठाक दिया हुआ है, तो उसी से तैयार करके आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस लेजिस्लेटिव, जैसे कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं, उनकी पावर्स, और जुडिशरी, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट, उसकी पावर्स, रिट की पावर, और उनके इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की क्रोनोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब पूछ लेता है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में थोड़े से आप ये देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से इंडियंस को अवेलेबल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से ऑब्सोल्यूट हैं, उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं। अब डीपीएसपी को देख सकते हैं कि डीपीएसपी में कौन कौन सा गांधीयन पार्ट है, कौन सोशलिस्ट पार्ट है, कौन सा इंटेलेक्चुअल लिबरल पार्ट है। प्रीएम्बल्स से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, इन सभी के लिए आप किसी भी यूट्यूब पर एक लेक्चर देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, और प्रीवियस ईयर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, और इन टॉपिक्स को जब आप अच्छे से तैयार करते हैं तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन से और प्रीवियस नॉलेज से सॉल्व हो जाते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम कोई साल तैयारी करने वाला एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना ही पर्याप्त है दोनों पेपर को मिलाकर तैयारी करने के लिए। लेकिन फिर भी अभी जून 2020 का एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, और ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको रश हो, लास्ट में कोई घबराहट हो, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था और मुझे पता है कि लास्ट के 10 दिनों में मुझे कितना टेंशन होता था कि ज़्यादा पढ़ना है। और लेकिन आप ये गलतियाँ ना करें, आपको इसी टाइम पर पढ़ के नोट्स बना लेने चाहिए, और नोट्स को रेगुलर रिवाइज़ करिए। आप अगर डेली आप 2 से 3 घंटा देते हैं तो भी मोर देन इनफ है, वो कोई बहुत कम नहीं है। और एक बार आप नोट्स बना लें तो बस नोट्स को रिवाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स क्वेश्चन करें। और आपको अगर सही स्ट्रेटजी पता है, सही डायरेक्शन में फोकस करते हैं, आपको पता है कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप ये एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं बस एक बार फिर से बोलूँगा कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप सिर्फ अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दें। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आप कोई भी स्टडी मटेरियल ना मंगाएं, सिर्फ टॉपिक को देखें और ख़ुद नोट्स बनाएं। क्योंकि मार्केट में काफ़ी महंगे 2000 से लेके 5-5, 8-8 हज़ार रुपये तक के नोट्स मिलते हैं, और वो यूज़लेस होते हैं। जैसे इस एग्ज़ाम की ज़रूरत है उस हिसाब से सिर्फ आप ऑनलाइन सर्च करके ही पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को जून 2020 के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक, गेट सिलेक्टेड, और मैं होप करता हूँ कि सभी लोग आप पहली बार में निकालें, एंड जो लोग नहीं हो पा रहा है वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पेपर पर फोकस करें और इस एग्ज़ाम को सफलता प्राप्त करें। थैंक यू। लास्ट में मैं डेली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे अपनी बात शेयर कर पाऊँ। क्योंकि मेरा मन था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो ज़्यादातर लोगों को मैं सुनता था, लेकिन मुझे सही से नहीं पता चल पाता था। ये मैंने किसी को और को नहीं फॉलो किया, मैंने खुद सर्च करते करते देखा कि हाँ मैं ऐसे सही कर रहा हूँ। अगर आप सही कर सकते हैं तो आप ऐसे करिएगा, और जितने आपके फ्रेंड्स हो पाएँ जो लोग और तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिएगा, ताकि आप सभी लोग फ्री रिसोर्सेज को ही यूज़ करके इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ।